साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे धान की दूसरी फसल के बारे में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की फसल लेने के बाद किसान भाइयों ने बड़े स्केल पर धान की दूसरी फसल की रोपाई करी है। यहाँ पर कुछ किसान साथियों के लिए ये फसल वरदान के बजाय अभिशाप बनती जा रही है। जैसा कि आप जानते हो कि दूसरी फसल में किसान भाइयों को उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। पिछले सालों में भी किसान भाइयों को बड़े स्केल पर नुकसान झेलना पड़ा है और इस बार भी कुछ हद तक वही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि किन किसान भाइयों को इस टाइप के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो उनको किस टाइप से ट्रीटमेंट करने हैं और अपनी फसल को किस टाइप से बचाना है। सबसे पहले मैं पॉइंट में बात करूंगा जो जरूरी जानकारी में है, वो ये है कि जिन भी किसान साथियों के पौध यानी नर्सरी 30 दिन के ऊपर की हो चुकी है, वो 1 से 2 दिन के अंदर ही अपनी नर्सरी की रोपाई करा लें। यदि उनकी नर्सरी 35 यानी 35 दिन से ऊपर चली जाती है तो वो किसान साथियों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। उसमें फुटाव लेट निकलता है और फुटाव निकलने के साथ में एक समस्या और भी आ रही है कि पौधे की जड़ के पास में गांठें बनती जा रही हैं। यदि पौधे की जड़ के पास में गांठें बन रही हैं तो उन गांठों को समाधान करने के लिए यहाँ पर किसान साथियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन रहेगा? यहाँ पर वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में वैलिडामाइसिन या कासोगामाइसिन 250 ml मिक्स करके एक स्प्रे जल्दी से जल्दी लगा दें। यदि खेत में पानी भरा हुआ है तो बुरकाव के माध्यम से 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूरिया खाद के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। इससे उनके खेत में बनने वाली जो गांठें हैं पौधे की जड़ के पास में, उन गांठों का प्रकोप इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा और पौधे में फुटाव सुचारू रूप से चलता रहेगा। और साथियों दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि दूसरी फसल की रोपाई सघन विधि से करें। बहुत सारे किसान साथी नर्सरी की कमी होने की वजह से अपने खेतों में बहुत दूरी पर पौधे की रोपाई करा देते हैं। उसमें कुछ पौधे जो पुआल पड़ी हुई होती है उसके ऊपर आ जाते हैं, मिट्टी पौधे की जड़ों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। इस वजह से पौधे उकट जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए सघन रोपाई कराना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, धान में कीटनाशक और फंगिसाइड रोपाई के समय पर ज़रूर डालें। साथियों यहाँ पर पहली फसल की जितनी भी पुआल है वो गल कर एक फंगस का रूप ले लेती है। काफ़ी हद तक उससे माइक्रोन्यूट्रिएंट तो पौधे को मिलते हैं, लेकिन फंगस बड़े स्केल पर पौधे को लगती है। यहाँ पर एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है फसल में लगाने के लिए। कुछ साथी यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर हम फंगिसाइड और कीटनाशक का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कीटनाशक आप बुरकाव के माध्यम से लगाने के लिए जीआर फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर फंगिसाइड को बुरकाव के माध्यम से लगाने के लिए पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। और कीटनाशक का या तो स्प्रे कर दें या फंगिसाइड का स्प्रे कर दें। तो एक कीटनाशक को आप बुरकाव के माध्यम से लगा दीजिए, फंगिसाइड स्प्रे के माध्यम से दे दीजिए, ठीक है। या फिर फंगिसाइड को आप बुरकाव के माध्यम से लगा के कीटनाशक का स्प्रे दे सकते हैं। साथियों यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है कि फंगस जनित रोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फसल में। फसल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फंगस जनित रोग, जैसे कि पत्तियों में लाल स्पॉट दिखाई देना, पत्तियों में झुलसा नुमा हो जाना, और दूसरा झुलसा के शुरुआती लक्षण आपको पौधे के अंदर दिखाई देने लगेंगे। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर सतर्क होना है और फंगस जनित जितने भी हमने फंगिसाइडों का नाम लिया है, जैसे कॉपर हो गया, वैलिडामाइसिन हो गया, एक स्प्रे तुरंत उसका ज़रूर अपनी फसल को दे दें, फसल को यहाँ पर खराब ना होने दें। साथियों अगला पॉइंट ये है कि कुछ किसान साथी यहाँ पर जल्दबाजी में बहुत बड़े स्केल पर ज़्यादा खादों को पहली ही डोज में लगाना चाहते हैं, जैसे कि जिंक, सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम इत्यादि टाइप के जितने भी खाद हैं उन्हें शुरुआती अवस्था में दे देते हैं, जबकि उनकी ज़रूरत जिस अवस्था में है तब उनको पौधे को दिए जाएं। ताकि जिंक यदि आप शुरुआती अवस्था में दे रहे हैं और पौधे की पत्तियों में पीलापन आ रहा है, उस समय जिंक की ज़रूरत है, तो उस समय आप जिंक लगा सकें। साथियों यहाँ पर पहली डोज की अगर मैं बात करूं तो कीटनाशक के लिए आप जीआर ग्रेनुअल फॉर्म में कार्टप ले सकते हैं, वर्टा को ले सकते हैं, फर्टेरा, फेराडोन या रीजेंट, कोई भी एक साल्ट आप कीटनाशक के रूप में अपने यूरिया खाद के साथ में मिक्स करके, एक जाइम आप यहाँ पर मिक्स करिए और जाइम के साथ में आप यहाँ ह्यूमिक एसिड मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं। यूरिया खाद की मात्रा आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ाकर जरूर डालें।
क्योंकि आपके पौधे की पास में जो पड़ी हुई पुआल है वो जितना जल्दी से गल जाएगी उतना ही पौधा जल्दी से माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। साथियों, कुछ यहाँ पर समस्याएं बड़े स्केल पर देखने को मिली हैं जो कि मैंने खेतों में विजिट करके देखा है, और उन खेतों में ये समस्याएं ज़्यादा प्रभावी पाई गई हैं। किसान साथियों को लिए जो सरदर्द बनी हुई हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले जड़ गलन की समस्या यहाँ पर उन खेतों में ज़्यादा देखने को मिली है जिनमें किसान साथियों ने दूसरी बार अपनी फसल की रोपाई करी है। तो यदि जड़ गलन आपके खेत में दिखाई दे रही है तो आप यहाँ हेक्साकोनाजोल 5% में 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। ये जड़ गलन के लिए काफ़ी प्रभावी तत्व है। साथियों, यदि आपको जड़ गलन की समस्या दिखाई दे रही है और जड़ गलन के साथ में फुटाव कम दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में वैलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन मिक्स करके आप स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है जड़ पर गांठ होना। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि पौधे की जड़ पर यदि गांठ है और एक पौधा जिसमें कि बालियाँ जल्दी से दिखाई देने लगी हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स आपके खेत में हैं, फुटाव कम दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ पर स्प्रे के माध्यम से कॉपर के साथ में वैलिडा या कासुगामाइसिन का स्प्रे जल्दी से जल्दी करें। साथियों, यदि आपके खेत में बकानी यहाँ पर दिखाई दे रही है तो बकानी को नियंत्रित करने के लिए आप फिप्रोनिल 5% लीजिए तुरंत और अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। लिक्विड 5% 250 ml काफ़ी रहेगा। यदि आपको बकानी बहुत बड़े स्केल पर अपने खेत में दिखाई दे रही है तो आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है सुंडी का होना। यदि आपके खेत में तनाछेदक सुंडी 15 से 20 दिन या 30 दिन की अवस्था में भी दिखाई देने लगी है तो आप यहाँ पर छोटे कीटनाशक यानी शॉर्ट टर्म कीटनाशक का उपयोग ना करें। यहाँ पर आप कोराजन का उपयोग करके अपनी फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित करें। कोराजन आपको यहाँ 18.5% में क्लोराइनटर्निलिप्रोल साल्ट लेना होगा, इसी से आपकी रोकथाम हो सकती है। यदि आपके खेत में बकानी प्लस सुंडी दोनों रोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पर फिप्रोनिल के साथ में कोराजन मिक्स कर सकते हैं। कोराजन आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और उसके साथ में फिप्रोनिल यहाँ पर 250 ml मिक्स करना है। फिप्रोनिल आपको कोराजन के साथ में और मिक्स करके आप स्प्रे दे सकते हैं, उससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बकानी आपकी नियंत्रित होगी, सुंडी यानी तनाछेदक भी आपका यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। पत्तियों में यदि लाल दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई हल्का फंगिसाइड लगाने के बजाय एक अच्छा कीटनाशक फंगिसाइड यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपके पौधे की जड़ पर लाल कीट दिखाई दे रहा है, रेड वॉर्म बहुत बड़े स्केल पर आया है, क्योंकि अभी यहाँ पर पुआल की जुताई हुई है खेत में, तो रेड वॉर्म कीट और भी ज़्यादा आपके पौधे को प्रभावित यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको पौधे की जड़ पर लगे हुए लाल कीट से बचाव करने के लिए जब आप शुरुआती फेज में कोई भी बुरकाव के माध्यम से भी दवा यदि लगाना चाहते हैं तो 505 यानी कि आप यहाँ पर एक प्रोफेक्स के नाम से जो दवा आती है जिसमें साइपरमेथ्रिन होता है, आप साइपरमेथ्रिन का 250 ml इसके साथ में मिक्स करके बुरकाव भी कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके पौधे में लगने वाला जो रेड वॉर्म है पौधे की जड़ पर वो तुरंत नियंत्रित होगा। साथियों, यहाँ पर तनाछेदक, यदि आपके पौधे में तनाछेदक बड़े स्केल पर विकराल रूप धारण करता जा रहा है तो आप यहाँ छोटे शॉर्ट टर्म के कीटनाशकों से उसका बिल्कुल भी उपचार न करें। आप लॉन्ग टर्म कीटनाशक में यहाँ पर या तो कोराजन का उपयोग करें या फिर यहाँ पर कार्टप का उपयोग कर सकते हैं। कार्टप GR फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर आप स्प्रे के माध्यम से बड़े आसानी से उपयोग करके उसके रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पौधे की जड़ों पर पीलापन यदि दिखाई देता है, पौधे के तने में पीलापन है या पौधे की पत्तियों पर पीलापन है, तो इसका सिम्टम ये भी हो सकता है कि पौधे के नीचे, पौधे की जड़ों पर पुआल ज़्यादा हो और ज़्यादा पुआल अभी गला नहीं हो। अच्छे से बिना गला जो पुआल होता है वो भी पौधे की जड़ों को अच्छे से पोषक तत्व तो नहीं लेने देता और पौधा यहाँ पर हमारा पीला दिखाई देने लगता है। तो यदि इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो आप अपने खेत में यूरिया 10 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ तक जरूर बढ़ाकर लगाएं, जिससे कि आपके पौधे के पास में पड़ी हुई जो पुआल है वो जल्दी से जल्दी गल जाए। यदि आपके पौधे के पास में पड़ी पुआल जल्दी से जल्दी गलेगी तो पौधे को उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलेंगे और पौधे में एनर्जी भी वापस आपको देखने को मिलेगी। साथियों, इस टाइप की समस्याएं बहुत बड़े स्केल पर हमें देखने को मिल रही है, खासकर उन फसलों में जिनमें कि दोबारा पौधे की रोपाई हुई है, यानी ग्रीष्म ऋतु के धान की कटाई होकर
दूसरी फसल की रोपाई करी है। जिन भी किसान साथियों के खेतों में सागरिका सरवती धान की रोपाई हुई है, वो किसान साथी एक बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमें हल्की डोज में सरवती धान का अच्छा उत्पादन मिल सकता है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सरवती धान में आप फंगीसाइड और कीटनाशक का भलीभांति उपयोग करिए और लॉन्ग टर्म के कीटनाशक और फंगीसाइड का उपयोग करिए, तभी आपकी फसल अच्छी हो सकती है। अदरवाइज आपको पहली फसल के साथ में इस फसल में भी नुकसान झेलने को मिल सकता है। वही किसान साथी कामयाब हुए हैं ग्रीष्म ऋतु के धान में, जिन्होंने कि लंबे समय के कीटनाशकों का उपयोग किया और उन किसान साथियों ने कीटनाशक यानी कि कीट को अपने पौधे में तनाछेदक को नहीं लगने दिया है। वो किसान साथी यहाँ पर अच्छे उत्पादन ले पाए हैं और आप भी अच्छे उत्पादन तभी ले पाओगे जब इस टाइप के रोगों को अपने खेत में नहीं आने दोगे। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी वीडियो मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।